नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें स्टूडेंट्स. A disk of radius A is truncated from a square sheet of dimension 4A cross 4A. Surface mass density of sheet is sigma. Then locate center of mass. And origin आपको दिया गया है body center पे. ठीक बात. अगेन ट्रंकेटेड वाला क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि एक कंप्लीट शीट है जिसका डायमेंशन है 4A क्रॉस 4A. इसमें से हमें ये डिस्क जिसका रेडियस आपको गिवन है A, ये ट्रंकेट करना है तो ऑब्वियस बात है कि माइनस करना होगा. ठीक बात. अब लोकेट करें सेंटर ऑफ मास. जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको गिवन है, जो शीट आपको गिवन है वो एक सिमेट्रिकल शीट है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा. ठीक बात. यहाँ पे देखें कि इसका अगर रेडियस आपको A दिया गया है तो डायमीटर कितना बनेगा? डायमीटर बनेगा 2A. दैट मीन्स ये लेंथ अगर 2 है तो ऑब्वियस बात है कि ये लेंथ भी 2 है. इसका मतलब जो स्क्वायर शीट आपको दी गई है वो ओरिजिन यानी 0,0 पर ही उसका सेंटर ऑफ मास भी आ रहा है. ठीक. सेकंड जो स्ट्रक्चर है आपके पास डिस्क का सेंटर ऑफ मास, ये भी एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है तो ओरिजिन से A डिस्टेंस आगे हमें मिलेगा. यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो आप A,0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो डिस्क आपको गिवन है उसका कोऑर्डिनेट आ गया A,0. अब बात रही इनके मासेस की. तो डिस्क का मास और शीट का मास आपने m1 m2 से रिप्रेजेंट कर दिया. क्या गिवन है? सरफेस मास डेंसिटी हमें गिवन है सिग्मा. तो अगर हम सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करें तो आपको मास मिल जाएगा. तो m1 कितना रहेगा? m1 रहेगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर. तो वैल्यू बनी 16 सिग्मा A स्क्वायर, वैल्यू ऑफ m1. सिमिलरली अगर m2 कैलकुलेट करना है तो डिस्क का एरिया कितना? पाई A स्क्वायर. सो वैल्यू कितना रहा? सिग्मा इंटू पाई A स्क्वायर. आपने m1 m2 कैलकुलेट कर लिया. शीट में से डिस्क माइनस करना है, ट्रंकेट करना है. सेंटर ऑफ मास कौन सी एक्सिस पर आएगा? एक्स एक्सिस पर ही आएगा. तो XCM इज इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2. मास ऑफ शीट सिग्मा 16A स्क्वायर. लेकिन लोकेशन क्या है? 0. मास ऑफ डिस्क तो माइनस सिग्मा पाई A स्क्वायर एंड लोकेशन A. लोकेशन इज A,0 A. तो m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2. तो 16 सिग्मा A स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई A स्क्वायर. क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो ये टर्म बन जाएगा 0. तो न्यूमरेटर टर्म रहेगा माइनस सिग्मा पाई A क्यूब डिवाइड बाय कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? सिग्मा A स्क्वायर. ये कॉमन टर्म है 16 माइनस पाई. क्लियर? A क्यूब A स्क्वायर. सो आंसर इज XCM इज इक्वल टू माइनस पाई A डिवाइड बाय पाई A सिग्मा A स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया डिवाइड बाय 16 माइनस पाई. माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ मास मिला है. यानी यहां जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इस पॉइंट पर आना चाहिए. ठीक है, ये इसके सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर इधर मास नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि सेंटर ऑफ मास हेवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में गया. ओरिजिन से लेफ्ट साइड में गया इसलिए आंसर आपको किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, माइनस पाई A बाई 16 माइनस पाई. नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. हमें पता है कि पोजीशन आपने कैलकुलेट किया है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसको आपने रिप्रेजेंट किया किससे? R वेक्टर. और वैल्यू सोल्व करिए आपने m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. तो अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा? तो ध्यान दें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सॉल्व हो जाएगा
अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दूं, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो मास तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ये R1 डिफरेंशिएट होगा तो R1 डिफरेंशिएट होकर क्या बनेगा V1, R2 डिफरेंशिएट होकर क्या बनेगा V2। तो यही टर्म आपको मिलेगा कि VCM इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर, और V वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? dR/dt को रिप्रेजेंट करेगा। तो dR1/dt V1, dR2/dt V2। सो M1 V1 वेक्टर, M2 V2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइड बाय M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक बात, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, नोट करें। इक्वेशन 1 लिखें, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो ये जो डिनोमिनेटर टर्म आपके पास ये m1 प्लस m2 प्लस m3 ये सिस्टम के टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय VCM इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन। दिख रहा है ये टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है जिसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में VCM से मल्टीप्लाई कर दिया। और मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम P क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? इसको आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। देखो, सबसे पहले आपने RCM लोकेट किया। RCM में पहले से पता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 वेक्टर पे m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। तो पोजीशन को आपने डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिला m1 dr1/dt यानी v1, तो m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इक्वेशन 1 सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। डिनोमिनेटर टर्म टोटल मास को रिप्रेजेंट करता है जिसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में VCM से, और लेफ्ट हैंड साइड में VCM से मल्टीप्लाई होने के बाद ये P ऑफ सिस्टम बना। और P यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम, जिसको आपने LLM में पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्वेशन 2 शोज सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी ये जो इंडिविजुअल मोमेंटम आपको मिल रहे हैं ना, P1 प्लस P2 प्लस P3, इन सबका सम, इन सबका सम टोटल मास मल्टीप्लाई बाय VCM के इक्वल होता है। और यही आपने इधर रिप्रेजेंट किया है कि मोमेंट सिस्टम मोमेंटम इज इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? F इज इक्वल टू dP/dt। तो यहां पर आप लिख रहे हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP/dt। क्लियर? अब P सिस्टम को क्या लिख सकते हैं? P सिस्टम वी कैन राइट एज d/dt ऑफ कैपिटल M यानी टोटल मास मल्टीप्लाई बाय VCM। सो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू M d/dt VCM। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम VCM को कांस्टेंट कर दें तो F एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। VCM को अगर कांस्टेंट कर दें तो F एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, या आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि इफ F एक्सटर्नल इज 0, यानी अगर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हैं तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट आना चाहिए। इफ F एक्सटर्नल इज 0 देन VCM must be constant। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट होती है इंटरनल फोर्सेस से। यानी अगर इंटरनल फोर्सेस कितने भी चेंज हो जाएं,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर एफ एक्सटर्नल है तो फिर ये आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तभी तो वैल्यू जीरो आता है। ये बात समझ में आई? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट है तो सारे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने चाहिए, और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो इक्वेशन 3 हमें क्या बताता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस। आप इस केस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम एक बस के अंदर बैठे हुए हैं, 50 जने हैं बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस को अंदर से पुश कर रहे हैं, तो क्या बस चलने लगेगी? नहीं, क्योंकि जो फोर्स हुआ वो कौन सा फोर्स हुआ? इंटरनल फोर्स हुआ। लेकिन अगर 50 में से 10 जने भी बाहर चले गए और पीछे से बस को पुश करें तो क्या बस चलने लगेगी? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि अब फोर्स हो गया एक्सटर्नल। ठीक बात समझ में आई? यानी अगर हम बस के अंदर खड़े होकर बस को पुश कर रहे हैं तो ऐसा करने से बस नहीं चलेगी, क्योंकि फोर्सेस कौन से? इंटरनल। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स होगा तो चेंज आ सकता है, इंटरनल फोर्स तो कोई चेंज नहीं करेंगे। और फॉर्मूला हमें मिला है VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक है 5 किलोग्राम का पार्टिकल जो 2 मीटर पर सेकंड से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस कौन सी डायरेक्शन? जे कैप। और जो सेकंड पार्टिकल है वो 2 किलोग्राम का पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितना बनेगा? 5 आई कैप। तो यहाँ डायरेक्शन रहेगा आई कैप। क्या सॉल्व करना है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। So velocity of center of mass is equal to m1v1 vector plus m2v2 vector upon m1 plus m2। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकली आपको मिलता है। फर्स्ट मास 5 किलोग्राम, वेलोसिटी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2j कैप। सेकेंड मास 2 किलोग्राम विद वेलोसिटी 5, डायरेक्शन आई कैप, डिवाइड बाय टोटल मास 5 प्लस 2। समझ में आया? क्या रिजल्ट रहा? 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप बाई 7, यानी 10 बाई 7 आई कैप प्लस जे कैप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है VCM को। ठीक है, 10 10 कॉमन, 7 कॉमन, आई कैप प्लस जे कैप या जे कैप प्लस आई कैप लिखा जा सकता है आंसर। नेक्स्ट, अगेन हमें दो पार्टिकल्स दिए गए। फर्स्ट पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड पार्टिकल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है, ये सेकेंड पार्टिकल। तो क्या इस स्पीड के, इस वेलोसिटी के, अगर 30 डिग्री में आए तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक आई कैप में आना चाहिए, दूसरा जे कैप में आना चाहिए। सो v1 वेक्टर तो आपके पास रहा 2 आई कैप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकेंड पार्टिकल के लिए जो v2 वेक्टर बनेगा उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एंड सेकेंड कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y। कंपोनेंट क्या बनेंगे? देखो, थीटा की डायरेक्शन का कंपोनेंट cos थीटा, तो वैल्यू रहेगा 2 cos 30 आई कैप माइनस 2 sin 30 जे कैप। आई बात समझ? cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन का कंपोनेंट cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा, लेकिन डायरेक्शन माइनस जे में, तो माइनस के साथ आपने पुट किया। सो v2 वेक्टर कितना रहा? v2 वेक्टर इज 2 cos 30, cos 30 √3/2, सो मल्टीप्लाई बाय √3/2 आई कैप, और sin 30 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जे कैप। सो v2 वेक्टर इज इक्वल टू √3 आई कैप माइनस जे कैप। v1 वेक्टर आपके पास है, v2 वेक्टर आपने सॉल्व कर लिया। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM इज इक्वल टू m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? सभी का वैल्यू पुट कर दें। फर्स्ट मास 1 किलोग्राम, सो 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 2 आई कैप। सेकेंड मास 2 किलोग्राम, सो 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी √3 आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो आई कंपोनेंट एक साथ कर दिए जाएं, जे कंपोनेंट एक साथ कर दिए जाएं। सो आई कंपोनेंट रहेगा 2 प्लस 2 √3
माइनस जे कंपोनेंट -2 डिवाइड बाय 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया है तो उसको आप आई कैप, जे कैप, के कैप यानी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, बिकॉज आपको रिक्वायर्ड है एम वी वेक्टर, वेक्टर रिक्वायर्ड है तो आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में आना चाहिए। नेक्स्ट देखें, 3 पार्टिकल्स आपको गिवन, क्वेश्चन फॉर्मेट सिमिलर ही रहेगा, हमें केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। VCM कैलकुलेट करना है, तो V1 कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? V1 हमें मिल रहा है V0 आई कैप में। V2 कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? जे कैप में, सो वैल्यू रहेगा V0 जे कैप। एंड V3 कौन सी डायरेक्शन में? X एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे। 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक cos 37 एक sin 37, सो cos 37 कंपोनेंट बनेगा 5 V0 cos 37 कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप। एंड 5 V0 sin 37 कौन सी डायरेक्शन में? जे कैप में। cos 37 का वैल्यू 4/5, sin 37 का वैल्यू 3/5, तो वैल्यू बनेगा 4 V0 आई कैप 3/5 3 V0 जे कैप। यह आ गया आपके पास V3 वेक्टर। सभी वेक्टर्स आपको मिल गए। अब क्या करना है? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी VCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, एक पार्टिकल और है तो m3 v3 वेक्टर प्लस m3। जितने पार्टिकल्स दिए गए हैं सभी के m इंटू वी डिवाइड बाई m। हम सॉल्व कर दें। फर्स्ट पार्टिकल मास 3m, वेलोसिटी v0 आई कैप, 3m v0 आई कैप। सेकेंड m v0 j कैप। सेकेंड पार्टिकल m v0 j कैप। थर्ड पार्टिकल मास 2m एंड डायरेक्शन 4 v0 i कैप प्लस 3 v0 j कैप। सो 4 v0 i कैप प्लस 3 v0 j कैप। ठीक बात, डिवाइड बाय टोटल मास 3m प्लस m प्लस 2m, 3m प्लस m प्लस 2m। ठीक है, टोटल रहेगा 6m। ध्यान दिया, आई कंपोनेंट कितने हैं? आई कंपोनेंट 3m v0 एंड 2 प्लस 2 इंटू 4 8, तो 8m v0 प्लस 3m v0 11m v0 प्लस j कंपोनेंट कितने? m v0 और 3 इंटू 2 6, तो 6 प्लस 1 7m v0 डिवाइड बाय 6m। क्लियर? तो m हो जाएगा कैंसिल आउट एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मिला 11/6 v0 आई कैप प्लस 7 v0 बाई 6 j कैप। दिस इज योर आंसर। जितने भी कंपोनेंट, जितने पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं सभी के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें, पुट करें, सॉल्व हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, particle of 10 kilogram is moving with 2 i cap minus 7 j cap plus 3 k cap मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम इसको फर्स्ट पार्टिकल कंसीडर करें तो ये फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर गिवन है एंड 2 किलोग्राम इज मूविंग विद, यानी अगर हम इसको सेकेंड पार्टिकल कंसीडर करें सो 2 सेकेंड पार्टिकल इज मूविंग विद माइनस 10 i cap प्लस 35 j cap माइनस 3 k cap, ये v2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फाइंड VCM, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पुट करें वैल्यूज, 10 किलोग्राम 2 i कैप माइनस 7 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस 2 किलोग्राम माइनस 10 i कैप प्लस 35 j कैप माइनस 3 k कैप डिवाइड बाय 10 प्लस 2 और आउट। ठीक है, आई कंपोनेंट कितने? यहाँ कितना मिलेगा? 20 आई। एक साथ लिखते जाएं, 20 आई कैप माइनस 70 जे कैप प्लस
30 के कैप 10 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 इंटू माइनस 10, सो माइनस 20 आई कैप 2 इंटू 35 प्लस 70 जे कैप 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 के कैप डिवाइड बाय 12। अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो 20i एंड माइनस 20i कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 70j प्लस 70j कैंसिल आउट हो जाएगा, 34k माइनस 6k, तो रिजल्ट रहा VCM इज इक्वल टू 24k कैप बाई 12, रिजल्ट 2k कैप। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो एज वी नो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया, VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अगेन। तो हमें पता है बेसिक रिलेशन कि अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टर्म हमें क्या मिलेगा, ACM वेक्टर इज इक्वल टू, देखो मास अगेन कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिफरेंशिएट होगा तो dv1 बाई dt a1 dv2 बाई dt a2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ACM इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। अगेन लिखिए कि इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? अब एक बात पे ध्यान देना कि अगर इस इक्वेशन पे आप ध्यान दो कि अगर VCM कांस्टेंट था, VCM क्या था, कांस्टेंट था, तो ACM कितना मिलेगा, 0। If VCM is constant, then acceleration of center of mass is 0। ठीक बात है, कोई दिक्कत इसमें? नोट करें कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है कि एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और वेलोसिटी कब और कांस्टेंट आई थी, जब सारे फोर्सेस इंटरनल थे, एक्सटर्नल फोर्सेस 0 और एक्सटर्नल फोर्स 0 था, तब भी आपको VCM कांस्टेंट ही मिला था। न्यूमेरिकल देखें किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 particles of mass 2 kg and 4 kg are moving towards each other with acceleration 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively. Find acceleration of center of mass। यानी आपने 2 पार्टिकल कंसिडर करे, फर्स्ट पार्टिकल 2 किलोग्राम, सेकेंड पार्टिकल 4 किलोग्राम। फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी फर्स्ट पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड एंड सेकेंड पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकेंड पार्टिकल। कैलकुलेट हमें करना है ACM, और ACM के ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब हमें उसका मैग्नीट्यूड मोड चाहिए। ठीक है, या तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें मोड, बिकॉज डायरेक्शन अगर स्पेसिफाई नहीं है तो फिर आंसर आपको प्लस या माइनस दोनों तरीके से मिल सकता है। ठीक बात है ना? तो ACM हम कैलकुलेट करें, ACM वेक्टर इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो ACM वेक्टर, फर्स्ट पार्टिकल मास कितना है, 2, एक्सीलरेशन कितना है, 1, कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप में, प्लस सेकेंड पार्टिकल मास कितना है, 4, एक्सीलरेशन कितना है, 2, कौन सी डायरेक्शन में, माइनस आई कैप में, डिवाइड बाय टोटल मास 2 प्लस 4। क्लियर? सो ACM वेक्टर जो हमने डायरेक्शन कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर है वैल्यू -8, यहाँ पर है 2i, यानी -6i बाय 6। कोई डाउट? 2 - 8
तो वैल्यू रहा माइनस आई कैप में, यानी मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर रहेगा 1। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मुझे विद डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस बात है कि डायरेक्शंस मुझे पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन होनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे क्या सोल्व करना है, मैग्नीट्यूड सोल्व करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट, two particles of 1 kilogram and 2 kilogram are subjected to forces 2i cap plus 2j cap minus k cap and I cap plus j cap plus 3k cap Newton respectively. Find ACM and mode of ACM. ध्यान दें, अगर मुझे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो रिलेशन क्या रहता है, रिलेशन है m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। लेकिन मास इंटू एक्सीलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, मास इंटू एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। तो क्या ये F1 वेक्टर है, सेकंड ये F2 वेक्टर, फर्स्ट पार्टिकल 1 किलोग्राम m1 और सेकंड पार्टिकल 2 किलोग्राम m2। वैल्यू पुट करें, सो ACM वेक्टर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, सेकेंड पार्टिकल 2 किलोग्राम एंड फोर्स I कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई मास 1 प्लस 2। क्लियर, I कंपोनेंट्स ऐड करो 2 एंड 2, 4i कैप, j कंपोनेंट ऐड करो 2 एंड 2, ठीक है, अगेन 4j कैप। नाउ k कंपोनेंट ऐड करो माइनस k एंड 6 यानी प्लस 5k बाय 3। ये एक्सेलरेशन वेक्टर आपको मिल गया 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बाय 3। कोई डाउट इसमें? तो ACM वेक्टर यहां पर आपने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो एक्सेलरेशन वेक्टर आपने कैलकुलेट किया है, वैल्यू रहा है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बाय 3। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सोल्व किया जा सकता है I कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट स्क्वायर। सो I कोफिशिएंट इज 4/3, so 4/3 square, j coefficient again 4/3, so 4/3 square, and k coefficient 5/3, so here 5/3 square, so 16/9 plus 16/9 plus 25/9 in under root, ठीक है, 16 16 32 32 plus 25 57 and 57/9, and the magnitude of acceleration of center of mass 57/9 under root, so we can write under root 57/3 here, और solve करना है under root 19/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज 19 इंटू 3 57 को रिप्रेजेंट करता है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 ये अंडर रूट में है, तो वैल्यू रहेगा अंडर रूट 19/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमें गिवन है एक पुली जिसपे दो मासेस हैंगे स्ट्रिंग के m1 एंड m2, एंड m2 इज ग्रेटर देन m1। इनिशियल में ये रेस्ट कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। नाउ द क्वेश्चन इज, if system is released from rest, then find acceleration of center of mass of the system। NLM में हम पढ़ चुके हैं कि अगर इस टाइप के सिस्टम को आप रेस्ट से रिलीज करें तो जिधर हेवियर पार्टिकल होगा उस तरफ स्ट्रिंग मूव करेगा, यानी सिस्टम का मूवमेंट होना चाहिए। तो ध्यान दें, यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो सेकेंड ब्लॉक का मास ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो m1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या हम एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? ध्यान दें, अभी हम केवल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन का। हम पर्टिकुलर पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, फिर हम सेंटर ऑफ मास उसका कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ फर्स्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी ए m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय m2 प्लस m1। क्या इसमें किसी को डाउट?
नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। देखो ध्यान, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। फोर्स कितना लग रहा है, देखो m1g इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी m1g लगेगा, लेकिन इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ पे दोनों फोर्सेस को कंसीडर करते हैं तो m2g इसको डाउनवर्ड खींच रहा है, m1g इसको डाउनवर्ड पुल कर रहा है, लेकिन m2g का इफेक्ट ग्रेटर है। तो m2g माइनस m1g ये आपका नेट फोर्स बनेगा इन टोटल मास m1 प्लस m2। यहाँ से आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब दो ब्लॉक्स आपके पास है, फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक। अगर आप फर्स्ट ब्लॉक के एक्सेलरेशन को a1 कंसीडर करते हैं तो a1 कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन किधर आएगी, प्लस सेम ऊपर, ठीक है। m2 मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो a2 आपको मिलेगा, a2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखें, a माइनस j कैप। ये बात समझ में आई। m1 m2 आपको पहले से पता है। क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जा सकता है, ACM m1 a1 वेक्टर माइनस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1, सॉरी हम प्लस करेंगे, ठीक, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपने आप माइनस आ जाएगा। जो बेसिक फॉर्मेट है वो आप यूज कर रहे हैं, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। अब विद डायरेक्शन यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें। सो ACM वेक्टर इज इक्वल टू m1, मैग्नीट्यूड है a एंड डायरेक्शन j, प्लस m2 मैग्नीट्यूड a एंड डायरेक्शन माइनस j, डिवाइड बाय क्या लिखें, m1 प्लस m2। इसमें कोई डाउट, ठीक है। क्या a का वैल्यू पुट किया जा सकता है, बिल्कुल a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, m2 माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1। एक बात ये बताएं कि दोनों में से बिगर क्वांटिटी कौन है, दोनों में से बिगर क्वांटिटी है m2 है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर m1 है, इधर m2 है और m2 इज ग्रेटर देन m1, यानी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन रहेगा उसका डायरेक्शन m2 के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आना चाहिए, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज डोमिनेटिंग m1 है, क्लियर। यानी जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रहेगा वो नेगेटिव में आना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करें, a का वैल्यू पुट करें। सो ACM वेक्टर इज इक्वल टू a आपने कॉमन लिया, ये हमने कॉमन ले लिया और इक्वेशन रहा m1 j कैप माइनस m2 j कैप अपॉन m1 प्लस m2। अब a का वैल्यू आप पुट करें। सो वैल्यू ऑफ a इज m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर, ठीक। और यहाँ जो ब्रैकेट वैल्यू है इस पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस जे को कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस जे को कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस जे को कॉमन लेने पे एक्सप्रेशन रहेगा m2 माइनस m1 माइनस जे, ठीक, डिवाइड में m1 प्लस m2। ध्यान से समझिए, a का वैल्यू आपने पुट किया m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, रिमेनिंग टर्म एज इट इज आपने पुट कर दिया। ऐसा करने पर यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है m2 माइनस m1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय m2 प्लस m1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g in which direction, minus j। So this expression represent acceleration of center of mass of the given system, m2 minus m1 whole square upon m2 plus m1 whole square multiply by g, और डायरेक्शन रहेगा डाउनवर्ड, बिकॉज m2 का इफेक्ट डोमिनेटिंग होना चाहिए, m2 का इफेक्ट डोमिनेटिंग रहेगा और m2g यानी इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। नोट करें इसको। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट
हमें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम गिवन है, 3 ब्लॉक्स लगे हुए 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम के स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग इनिशियली कौन सी कंडीशन में है? अनस्टेज्ड कंडीशन में है। जितने भी ब्लॉक्स आपको दिए गए हैं ब्लॉक्स आर एट रेस्ट कंडीशन में। कुछ फोर्सेज आपने अप्लाई किए हैं, जैसे 1 किलोग्राम पे 10 न्यूटन माइनस आई कैप में, 2 किलोग्राम पे 5 न्यूटन प्लस आई कैप में, 2 किलोग्राम पे 20 न्यूटन प्लस आई कैप में। एंड कैलकुलेट करना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या हमें फोर्सेज गिवन है? बिल्कुल फोर्सेज गिवन है। क्या मास गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जा सकता है? ध्यान दें, acceleration of center of mass is equal to m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus m3 a3 vector divide by m1 plus m2 plus m3। बिल्कुल बेसिक पैटर्न से हम चल रहे हैं। अब ये जो वैल्यू आपको गिवन है फोर्स का वैल्यू गिवन है। किसका वैल्यू गिवन है? फोर्स का। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। सो ACM इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन विच डायरेक्शन? माइनस आई कैप। सेकेंड फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का इन डायरेक्शन प्लस आई कैप। एंड थर्ड ब्लॉक पे फोर्स है 20 न्यूटन का इन डायरेक्शन प्लस आई कैप। डिवाइड बाय टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर? सिंपल इक्वेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिखा, वैल्यूज आपने पुट कर दी। सो ACM वेक्टर कितना रहेगा? देखो 20 प्लस 5, 25 आई कैप माइनस 10 आई कैप यानी 15 आई कैप डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 2 5। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अगर न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट? जैसा सिस्टम आपको दिया गया इक्वेशन हमें अप्लाई करना है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछेंगे तो उसकी इक्वेशन m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया तो इक्वेशन m1 v1 प्लस m2 v2 अपन m1 प्लस m2। एंड एक्सेलरेशन अगर पूछा गया तो वैल्यू रहेगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपन m1 प्लस m2। क्लियर? तो अभी तक हमने समझा है सेंटर ऑफ मास के बारे में। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर इट इज अज्यूम्ड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ एक्ट ऑन द बॉडी। यानी वो पॉइंट जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा उस पॉइंट को आप बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला वाइज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू W1R1 प्लस W2R2 अपॉन W1 प्लस W2 एंड सो ऑन, जहां पे W रिप्रेजेंट करता है वेट को। देखो, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो डिफरेंट टर्म है, लेकिन इनका पोजीशन किसी किसी ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास आपने बोला था कि वो पॉइंट जहां पर बॉडी के कंप्लीट मास को हम कंसंट्रेटेड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक बात? लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका वो पॉइंट रहा जहां पर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है बॉडी पर, अर्थ जितना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है बॉडी पर, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फॉर्मूला वाइज अगर कैलकुलेट करना है तो सोल्व किया जा सकता है W1R1 वेक्टर प्लस W2R2 वेक्टर and so on divide by W1 plus W2 and so on, where W1 W2 are weight of the particles। होगा क्या वो देखिए। हमने पढ़ा ग्रेविटेशन में आपने देखा कि अगर हम हाइट पे जाते जाते हैं तो जी का वैल्यू कम होता जाता है। ठीक बात? इसी तरीके से अगर हम डेप्थ पे जाते हैं तो जी का वैल्यू कम होता जाता है। सरफेस पर जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं सरफेस पे खड़ा हूँ तो ऑब्वियस बात है कि मैं एक स्मॉल ऑब्जेक्ट हूँ, क्योंकि अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। उसके रेस्पेक्ट में जो मेरी हाइट है बहुत मिनिमम है, यानी नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सिमिलर पॉइंट पर ही आपको मिलेगा, यानी कॉन्साइड करेगा। क्या करेगा? कॉन्साइड करेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, मान लीजिए आपने 1000 किलोमीटर लंबा ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, और उसको आपने वर्टिकली अर्थ की सरफेस पे वर्टिकली रख दिया, तो अगर मैं ये बात करूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक 1000 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब 1000 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास तो आपको सेंटर पे ही मिलेगा।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम इसको अर्थ की सरफेस से कंसीडर करें तो 500 किलोमीटर पर ही मिलेगा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंज आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्यों चेंज आएगा? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाता है। तो ज़्यादा वैल्यू किधर मिलेगा? नीचे की तरफ। कम वैल्यू किधर मिलेगा? ऊपर की तरफ। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास तो आपको 500 पे मिला, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको यहीं पर मिले। हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहाँ कहीं मिल जाए। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है। जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा गया है, ये 1000 किलोमीटर का, लेकिन रखा किस तरीके से? इस तरीके से, यानी अर्थ की सरफेस पर हॉरिजॉन्टल रख दिया। तो अगर आप बात करेंगे तो वापस आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही पॉइंट पे मिलेगा जो कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब कोई पार्टिकल अगर अर्थ की सरफेस के पास में, सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर हम समझे कि अर्थ की सरफेस के पास में जी की वैल्यू में अगर ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है। लेकिन अगर जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है पार्टिकल की या जो ऑब्जेक्ट आपको दिया उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, अगर जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको डिफरेंट पॉइंट पर भी मिल सकते हैं। तो पॉइंट पढ़े, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टू द अर्थ, या फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नियर टू द अर्थ, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स। लेकिन फॉर ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसी किसी ऑब्जेक्ट के लिए फॉर ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी डिफरेंट, बिकॉज ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन पे, पोजीशन पे डिपेंडेंसी आती है। जैसा अभी आपने समझा एग्जांपल से, अगर हाइट बढ़ती जाएगी तो हाइट बढ़ने से जो जी है उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पर ही मिलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज हाइट बढ़ने के साथ साथ जी कम हो रहा है। तो जी ज़्यादा किधर मिलेगा? नीचे। जी कम किधर मिलेगा? ऊपर। तो ऑब्वियस बात है कि वेट ज़्यादा किधर रहा? नीचे की तरफ रहा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी जिधर जी का वैल्यू ग्रेटर होगा। ठीक बात? तो यानी इन दोनों का लोकेशन डिफरेंट भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम पॉइंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ मास मे बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आपने डिस्क लिया, स्फीयर लिया, फिर आपने कॉन कंसीडर किया, फिर आपने ट्रायंगुलर शीट कंसीडर करी, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। अगर फिर आपने ये भी बोला कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके लिए सेंटर ऑफ मास बॉडी सेंटर पर ही मिलता है, लेकिन अगर असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास आपने h/3 h/4 पे भी कैलकुलेट किया। ठीक बात? स्फीयर कंसीडर किया। अगर आप कंप्लीट स्फीयर या कंप्लीट रिंग कंसीडर करें, कंप्लीट डिस्क कंसीडर करें तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम हेमी स्फीयर कंसीडर करें तो सॉलिड अगर आपने लिया है तो 3r/8 पे मिलेगा, होलो लिया है तो r/2 पर मिलेगा, लेकिन इनसाइड मिलेगा। क्या आउटसाइड भी आ सकता है? ये कैसे समझे? एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि आउटसाइड किस तरीके से मिलेगा। मान लीजिए आपने दो रोड कंसीडर किया, ये रोड कुछ इस तरीके से रखी हुई है, इनके मास है m, ठीक, लेंथ है l। अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास देखना है। तो ये जो दो रोड्स आपको दी गई हैं जिसकी नंबरिंग हम कर दें 1 और 2, तो फर्स्ट रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? यूनिफॉर्म रोड अगर दी गई है तो सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा 0,l/2 पर, और सेकंड रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? l/2, 0 पर। क्या सेंटर ऑफ मास का लोकेशन सॉल्व किया जा सकता है? देखो ध्यान से, r वेक्टर इज इक्वल टू m r1 वेक्टर, क्या लिखे? l/2 j कैप प्लस सेकेंड पार्टिकल के लिए r वेक्टर कितना बनेगा? l/2 i कैप प्लस 0 j कैप, तो वैल्यू रहेगा l/2 i कैप डिवाइड बाय m प्लस n। तो r वेक्टर कितना रहा? r वेक्टर का वैल्यू रहा ml/2 i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाय 2m। m और m कैंसिल आउट, सो r वेक्टर आपको मिला l/4 i कैप प्लस j कैप, यानी x कोऑर्डिनेट रहेगा l/4 और y कोऑर्डिनेट भी रहेगा l/4। तो ये आपका आंसर है। अगर इस कंप्लीट कंपोजिट बॉडी के लिए आप l/4 लोकेट करते हैं तो l/4 और l/4 लोकेट करने पे पॉइंट आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा। ये पॉइंट है l/4 l/4,
जो इस कंपोजिट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में भी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। इनसाइड भी हो सकता है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा, लेकिन आउटसाइड भी आ सकता है। ठीक बात। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द बॉडी। बिल्कुल करेगा। जैसे आपने देखा हेमिस्फीयर के लिए डिफरेंट मिला, कंप्लीट स्फीयर के लिए अलग मिला। कौन अगर आपने कंसीडर किया है तो सेंटर ऑफ मास मिला तो अंदर, लेकिन पोजीशन में चेंज आ रहा है, कभी h/3 हाइट पर आ रहा है, कभी h/4 हाइट पर आ रहा है। यानी शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंडेंसी आती है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें कहां पर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द मैसिव पार्टिकल। हमने देखा था कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसका एक एग्जांपल भी आपने देखा, क्या, क्रिकेट बैट वाला, याद आया कि क्रिकेट बैट का हमने एक एग्जांपल लिया था कि क्रिकेट बैट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके बॉटम पार्ट की तरफ शिफ्टेड होता है, बिकॉज जो हैंडल पार्ट होता है वो थोड़ा सा लाइटर पार्ट होता है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हेवियर पार्टिकल की तरफ शिफ्ट होगा। एंड रिलेशन आपने लिखा था R इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। फिर आपने पढ़ा सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, वो सिमेट्रिकल बॉडीज सेंटर ऑफ मास लाइज एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। कोई दिक्कत नहीं है, रिंग, डिस्क, स्फीयर, रिंग, डिस्क, स्फीयर, यूनिफॉर्म रॉड, सबके लिए आपको कहाँ मिला, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मिला। नेक्स्ट पॉइंट, देयर मे और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन पे आपको कोई मास मिले। जैसा अभी इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर मैं डिस्क कंसीडर कर रहा हूँ तो सेंटर पे मिला, तो वहाँ पे मास पार्टिकल भी है क्योंकि डिस्क सॉलिड है। अगर मैं सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर रहा हूँ तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे मिलेगा, तो वहाँ पे मास पार्टिकल है। लेकिन अगर आप इसी एग्जांपल को देखें तो मास पार्टिकल क्या सेंटर ऑफ मास पर है? नहीं है। मास जो पार्टिकल है आपके पास वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ मिला है? L/4, L/4 पर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी मास पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे मास पार्टिकल अवेलेबल हो। So there may or may not be any mass present physically, any mass present physically, center of mass तो है लेकिन physically वहाँ पे कोई mass नहीं है at the location of center of mass. Next point, center of mass is independent of coordinate system, यानी coordinate system की कोई dependency नहीं है। जैसे अगर मैं एक रिंग कंसीडर करूँ तो रिंग का सेंटर हमेशा रिंग के एक ही लोकेशन पे रहेगा। मान लीजिए मैंने एक R रेडियस का रिंग लिया, ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आपने इसको ओरिजिन पे ही रखा है, कहाँ रखा है? ओरिजिन पे, 0 0 पे रखा है, तो सेंटर ऑफ मास आपको 0 0 पर ही मिलेगा। लेकिन आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओरिजिन है यहाँ पर, 0,0 यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो सेंटर ऑफ मास अब रिंग का है वो कितनी डिस्टेंस पर आएगा? R डिस्टेंस पर आएगा अगर इसका रेडियस R है। ठीक बात, ये बात समझ में आई। लेकिन सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हमेशा कहाँ मिलेगा? वो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही रहा अगर आप ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं रिंग। सिंपल से एक एग्जांपल को हम समझ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हमें रिंग ही कंसीडर करना है। जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखा हो, तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होती है, जैसे अगर आपने देखा कोन के लिए, तो कोन से देखा आपने बेस से h/3 हाइट ऊपर या बेस से h/4 हाइट ऊपर, अब उस कोन को आप कहीं भी रखो, सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ रहेगा? बेस से h/3 हाइट ऊपर या h/4 हाइट ऊपर ही आपको मिलेगा। जैसे आपने लिया होलो स्फीयर, सेमी होलो स्फीयर, तो सेमी हेमीस्फीयर अगर आप कंसीडर कर रहे हैं या हेमीस्फीयर अगर आप कंसीडर कर रहे हैं जो होलो है, तो उसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास मिला R/2 पे, मतलब सेंटर से हमेशा R/2 हाइट पर ही सेंटर ऑफ मास रहेगा, चाहे उसको कहीं भी आप रख दो। अगर आप उसको R लोकेशन पे रखोगे, R कोऑर्डिनेट पे रखोगे, तो सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ मिल जाएगा? R/2 पे मिल जाएगा। अगर हम इसको 2R पे रखेंगे तो इसके अंदर R और एड हो जाएगा। आई बात समझ? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो डिपेंड किस पे करता है? वो बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी आप रख रहे हैं, तो उस बॉडी के शेप साइज पर डिपेंडेंसी है किसकी? सेंटर ऑफ मास की। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग, ये नोट करें।